हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपने ऑडिट का रिवीजन विद द माइंड मैप्स। तो चैप्टर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। नाम क्या है? नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। कि हमारे ऑडिट का नेचर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंड स्कोप क्या होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बताता हूँ नेचर का क्या मतलब है। ऑडिट का नेचर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट नेचर क्या होता है और एक एग्जामिनेशन होता है, वहां पर हमें रीजनेबल एश्योरेंस देनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसको एक ओपिनियन फॉर्म करना होता है। स्कोप क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्कोप का मतलब होता है दायरा, कि क्या चीज उसको कवर करनी है। तो कवर क्या करनी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट से। ऑडिट का मीनिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, चाहे कोई एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो चाहे कोई एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो, एंड विद व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। सो ये हमारी कंप्लीट ऑडिट की डेफिनेशन बनती है दैट ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द financial statement of the entity, whether such entity is a profit oriented or not, irrespective of the size or nature, and with a view to express the opinion thereon। फिर हमारा आता है, अगर किसी भी ऑडिटर को ये कंक्लूड करना हो कि जो एफएस वो किसी को भी मिसलीड नहीं कर रही है, तो क्या क्या फैक्टर्स उसको देखने पड़ेंगे ये कंक्लूजन देने के लिए। सबसे पहला, कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ऑडिटर को कहना है कि एफएस बिल्कुल ठीक है, किसी को मिसलीड नहीं कर रही है, तो हर एक एंट्री प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई हो, कोई भी ओमिट ना हुआ हो। जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड है वो क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिगियस होना चाहिए। एफएस में प्रॉपर क्लासिफाइड होना चाहिए, सारी ट्रांजेक्शंस डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए और डिस्क्लोज भी होनी चाहिए। जो अकाउंट्स हैं वो बुक ऑफ एंट्रीज के अकॉर्डिंग से वो ड्रॉ हुए होंगे। जितनी जर्नल एंट्रीज हमने पास करी हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फाइनल अकाउंट्स बने हों, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिफ्लेक्ट करती हो, और हर एक एंट्री का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होने, मतलब सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए। अगर मैंने पेट्रोल एक्सपेंसेस बुक किए तो पेट्रोल के बिल हमारे होने चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैंने बुक किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बिल भी मेरे पास होना चाहिए। तो ये थे हमारे वो फैक्टर्स जिससे ऑडिटर ये कंक्लूड कर सकता है कि एफएस किसी को भी मिसलीड नहीं कर रही है। अब आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट एज पर 200। ऐसे 200 एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है जो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, और इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ऑडिटर को हेल्प करता है कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना है। आई मीन ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस लेना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना, रिपोर्ट करना, और जिसने उसको अपॉइंट किया है उसको कम्युनिकेट भी करना। ये चार है उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। फिर हमारा टॉपिक आता है स्कोप ऑफ ऑडिट, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। स्कोप मतलब स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या चीज इंक्लूड होता है और क्या चीज एक्सक्लूड होता है, क्या ऑडिट के अंदर कवर होता है, क्या ऑडिट के अंदर कवर नहीं होता है। इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड। इंक्लूड्स में क्या आता है? मस्ट कवरेज ऑल द एक्सपेक्ट, मतलब हर एक एरिया कवर करके चलना है, कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। रिलायबिलिटी सफिशिएंसी भी चेक करनी है। प्रॉपर डिस्क्लोजर भी हमें देना पड़ेगा। देना नहीं मतलब चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने हर एक चीज का प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है। तो बताइए एक बार, फर्स्ट क्या? कवरेज ऑफ ऑल द एक्सपेक्ट, तो चेक द रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन, एंड सेकंड इज प्रॉपर डिस्क्लोजर, चेक करना है कि वेदर द प्रॉपर डिस्क्लोजर हैव बीन मेड इन द एफएस और नॉट। फिर जो चीज एक्सक्लूड होती है, मतलब जो चीजें उसके दायरे से बाहर है। पहला, जो आउटसाइड द डोमेन है, मतलब जैसे एक्चुरियल सर्विसेज हो गई, वैल्यूएशन सर्विसेज हो गई, वो ऑडिटर के पास एक्सपर्टीज नहीं होती उस चीज की, तो वो एंगेजमेंट भी वो हायर नहीं कर सकता, मतलब उस एंगेजमेंट पर वो असाइनमेंट होल्ड नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करने में वो एक्सपर्ट नहीं होता। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है कोई भी ऑडिट, और प्रेजेंटेशन या प्रिपेयर करने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इट मींस अगर मान लो मैं ऑडिटर बन के गया हूं एंड दिस सेड मैनेजमेंट सेड कि आप हमारा फिक्स एसेट रजिस्टर बना दीजिए, तो क्या मुझे वो चीज हाँ करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिक्स एसेट प्रिपेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मी सॉरी सर, दिस इज नॉट इन द डोमेन ऑफ माई कॉम्पिटेंस, या दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर द एफएस। मैं सिर्फ एफएस को चेक करने के लिए आया हूं, एफएस बनाने की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये तो चार चीजें जो एक्सक्लूड होते हैं। फर्स्ट क्या? आउटसाइड द डोमेन, ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता वो, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, और प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं बनती है। फिर हमारा आता है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1। इसके जो शॉर्ट में फेंटे बनता है एफ से, मतलब क्या चीज ऐसी है जो ऑडिटर को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। अब एब्सोल्यूट में और रीजनेबल में क्या डिफरेंस होता है, कुछ बच्चों को यही क्लियर नहीं होता। एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्या होता है? जहां पर मैं गारंटी देता हूं भाई ऐसा ही है। तो रीजनेबल क्या होता है? मैं एब्सोल्यूट गारंटी नहीं देता, मैं बोलता हूँ रीजनेबली ठीक ठाक से, बाकी कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई भी बच्चा एग्जाम दे के आता है, हम उससे पूछते हैं भाई आपका एग्जाम कैसा हुआ, वो ये थोड़ी बोलता है कि हाँ सर गारंटी के पास हो ही जाऊंगा। ये तो एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस होगी, बट कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं जाती। वो बच्चा हमेशा क्या बोलता है? सर एग्जाम तो अच्छा हुआ, बाकी रिजल्ट बताएगा। तो वो कौन सी एश्योरेंस हमें दे रहा है? वो हमें दे रहा है एक रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, अब क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम नहीं दे सकते? क्योंकि एफएस के अंदर
बहुत सारी कुछ छुपी हुई कमियां होती हैं, ओके, जिसकी वजह से ऑडिटर सारी चीजों को वेरीफाई नहीं कर पाता और एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। और वो इनहेरेंट लिमिटेशन कहां कहां से अराइज हो सकते हैं? सबसे पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे इसमें कीवर्ड्स आपको दो अपने कंटेंट में डालने बनाना अपनी तरफ से ये वाला कंटेंट, बट ये दो कीवर्ड्स आने चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी सारी जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं और जजमेंट के गलत होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, इसलिए उस नेचर की वजह से हम कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। कल्यूजन अंडर कंट्रोल्स। अब मैनेजमेंट काफी सारे इंटरनल कंट्रोल्स लगाता है ताकि मिस स्टेटमेंट प्रिवेंट हो जाए, डिटेक्ट हो जाए और करेक्ट हो जाए। अब कंट्रोल्स के कल्यूजन होने के या ओवरराइड होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। जैसे मान लो मैंने परचेज मैनेजर को और पेमेंट वाले को अथॉरिटी दी कि पेमेंट जब भी डिसबर्स होगा जब परचेज वाले ने स्टोर हाउस कीपर की स्टैंप लगवा रखी होगी, राइट। अब स्टोर हाउस कीपर और परचेज वाला अगर मिल गया तो फिर स्टैंप तो फेक लग गई, और स्टैंप लगी हुई है तो पेमेंट करेगा। तो इसीलिए कंट्रोल्स जो हमने लगा दिए वो कल्यूड होने के चांसेस, टूटने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिटर के जो प्रोसीजर्स हैं उनका नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि वहां पर हमेशा रीजनेबल ही लिया जाता है। जैसे लीगल और प्रैक्टिकल लिमिटेशंस होती हैं। लीगल लिमिटेशन कैसे? ऑडिटर किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता। क्या फोर्स नहीं कर सकता? कि भी डॉक्यूमेंट्स आपको देने ही पड़ेंगे, वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है। या फिर ऑडिटर के ऊपर प्रैक्टिकल लिमिटेशन होती है। प्रैक्टिकल लिमिटेशन क्या होती है? जैसे मान लो मेरे पास 1000 सेल इनवॉइस है, तो इज इट प्रैक्टिकल टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी 1000 आइटम्स? नहीं, वहां पर मुझे ना चाहते हुए भी सैंपलिंग लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो क्या हो गया, मेरा नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर की मैंने प्रोसीजर ही ऐसे लगाए जिससे मेरे को एब्सोल्यूट एश्योरेंस कभी मिल ही नहीं सकती। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब नोट इन एक्सपर्ट ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंटेशन उसको मिले हैं वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, वो उनके ऊपर कोई भी इफ एंड बट नहीं लगा सकता। फिर अनअवेयरनेस हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को बताई ना गई हो, जैसे कोई रजिस्टर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन है, कोई सेल हुई है, जब ऑडिटर को वो चीज पता ही नहीं है तो उसको वेरीफाई कैसे करेगा? और वेरीफाई नहीं करेगा उसको तो वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस कैसे दे सकता है? तो जब आपके आंसर राइटिंग पॉइंट्स आएंगे तो आपको 3 पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे एनी हाउ। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है नोट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता क्योंकि वो की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, वो सिर्फ एक ऑडिट है। टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इट्स रेलेवेंस ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टाइमलीनेस होती है। मतलब क्या है इसमें? अगर मैंने पिछले साल को एविडेंस लिया था और ऑडिटर मैं इस साल का भी हूं, तो क्या मैं पिछले साल के एविडेंस के बेस पे इस साल का ओपिनियन दे सकता हूं? नहीं, क्यों? क्योंकि टाइम लैप्स हो गया, टाइम लैप्स हो गया, एक साल बीत गया और काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी होगी, और हो सकता है वही एविडेंस लेने के लिए मेरी दोबारा से कॉस्ट लगी, तो ऑडिटर उसको कभी कभार ओमिट कर देता है। फ्यूचर इवेंट। नेक्स्ट, अब एंटिटी किसी भी बिजनेस रिस्क के हैम्पर हो सकती है। मान लो कोई गवर्नमेंट का लॉ पास हो गया कि सैनिटी को बंद करो, या फिर उसकी डिमांड कम हो गई, कस्टमर्स चले गए सारे, मार्केट का कैप्चर चला गया, तो कोई भी फ्यूचर इवेंट हो सकता है। तो ऑडिटर कभी भी गोइंग कंसर्न पर 100% एश्योरेंस नहीं देता है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। ओके, तो देयर आर 5 इनहेरेंट लिमिटेशन। फर्स्ट इज F4 nature of financial reporting, A4 nature of audit procedures, N4 note in the nature of investigation, T4 timeliness of financial information, decrease its relevance of the period of time, and E4 बताइए क्या है? that is future events. ओके, तो ये थी हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन। उसके बाद हमारा कंटेंट आता है दैट इज व्हाट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है? कोई भी अरेंजमेंट कि मुझे किसी के साथ कोई काम करना है। एग्रीमेंट टू डू समथिंग इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट। फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और किस शेप में ही बनता है? इट एग्जीक्यूटेड इन द शेप ऑफ एंगेजमेंट लेटर, जिसको हम ऑडिटर का एग्रीमेंट भी बोलते हैं, जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है, उसी को हम बोलते हैं एंगेजमेंट। ऑडिट के बेनिफिट्स क्या हैं? हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूजर्स को, यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, मोरल चेक करते हैं एम्प्लॉयज के ऊपर कि कहीं वो कोई फ्रॉड तो कमिट नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट को, बैंक्स को हेल्पफुल रहता है ताकि वो कोई लोन या फिर कोई ग्रांट सैंक्शन कर सकते हैं। फ्रॉड एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और जो हमारे कंट्रोल्स हैं जो PDC करने के लिए लगाए गए होते हैं वो PDC एक्चुअल में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, समझे? फिर बताइए ऑडिट हमारी मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? अब ये ना प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो वो प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है या फिर वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसके लिए वो हमेशा मैंडेटरी होता है। बट कोई अदर बिजनेस कंसर्न है, अब वहां पर भी दो केस आते हैं जहां पर वो कंपनी नहीं है।
और 44AB में जो लिमिट दी गई ऑडिट की उससे वो एक्सीड हो जाते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी हो जाती है। बट कभी कभार बैंक गवर्नमेंट भी परस्यू करती है कि आपकी ऑडिट होनी चाहिए तभी हम आपको लोन्स एडवांसेस देंगे, तो उसको ना चाहते हुए भी अपनी ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो होता है वॉलंटरी, अपने बेनिफिट के लिए जानबूझकर ऑडिट करवाना। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? ऐसी कोई भी एंगेजमेंट जहां पर मुझे सामने वाले का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं? एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? विश्वास। ओके, जहां पर मुझे कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करके जिससे सामने वाले का विश्वास बढ़ेगा उसी को हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। ऐसे एंगेजमेंट जहां पर प्रैक्टिशनर एक कंक्लूजन देता है। क्या कंक्लूजन देता है? उस कंक्लूजन से कॉन्फिडेंस यूजर्स का इंक्रीज हो जाता है। किस चीज को लेके? विद रिस्पेक्ट टू द इवैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। मतलब ऑडिटर, सब्जेक्ट मैटर मतलब एफएस, क्राइटेरिया मतलब एसए, मतलब ऑडिटर एफएस को एसएस के साथ इवेल्युएट करके एक ऐसा कंक्लूजन देता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। ऐसी ही एंगेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो सामने वाले को विश्वास प्रोवाइड करता है। सो इट इज एन एंगेजमेंट इन विच द प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस द कंक्लूजन दैट विल हेल्प टू इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेंस्ट द क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट द क्राइटेरिया। क्लियर है? इसको लिख लेना आप लोग सेंटेंस में, और ऐसा कैसे याद कर लेना? 2 नंबर में या 2 मार्क्स में कोई भी डेफिनेशन आ सकती है। एलिमेंट्स, अब कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा होता है दैट इज 3 पार्टी रिलेशनशिप। सेकंड हमारा होता है सब्जेक्ट मैटर। थर्ड होता है सुटेबल क्राइटेरिया। फोर्थ हमारा होता है रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। 5 हमारा होता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। 3 पार्टी में कौन कौन होते हैं? पहला प्रैक्टिशनर, सेकंड रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड थर्ड हमारा होता है इंटेंडेड यूजर। प्रैक्टिशनर कौन? जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन? क्लाइंट, जिसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। इंटेंडेड यूजर कौन? जो उसके काम को यूज करके एक रेशनल डिसीजन लेगा, जो उसके काम को यूज करके एक रेशनल डिसीजन लेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंडेड यूजर। सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी जरूरी है। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट होता है मतलब हम एक रिपोर्ट में अपना कंक्लूजन फॉर्म करते हैं। सफिशिएंट एविडेंस हमें लेने होते हैं। और सुटेबल क्राइटेरिया मतलब मेरे पास एक बेंचमार्क भी होना चाहिए। बेंचमार्क भी होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसए, या फिर बहुत सारे जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ, बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। फर्स्ट इज 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर हो गया, सुटेबल क्राइटेरिया होगा, एविडेंस हो गया, रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट हो गया। चीज याद करना आप लोग। ओके, ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट रिव्यू में क्या होता है? ऑडिट क्या होती है? रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। और रिव्यू क्या होती है? लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होती है। याद करने वाली चीज है ये आपकी। बट दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि हिस्टोरिकल अफेयर्स पे होती है दोनों। अब रीजनेबल में हायर लेवल होती है और लिमिटेड में मॉडरेट लेवल होती है। ऑडिट में प्रोसीजर एक्सटेंसिव होते हैं और रिव्यू में लिमिटेड होते हैं, पर दोनों में होने क्या चाहिए? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस। चाहे प्रोसीजर हम कम लगाएं या चाहे प्रोसीजर हम ज्यादा लगाएं, चाहे रिव्यू हो चाहे ऑडिट हो, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सफिशिएंट एविडेंसेस तो उसको लेने ही पड़ेंगे। ओके, देन पर्सपेक्टिव अफेयर्स। एक होती है हमारी हिस्टोरिकल अफेयर्स और एक हमारी होती है पर्सपेक्टिव अफेयर्स। जो पास्ट पीरियड की अफेयर्स हम आज बना रहे हैं, मतलब पहले डाटा हो चुके हैं वो मतलब हिस्टोरिकल, बट हम अगले 3 साल के बना रहे हैं अनुमानित बेस पे, एजम्पशन बेस पे, तो उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उस केस में ना जो ऑडिटर होता है वो कभी भी फैक्ट के ऊपर अपना ओपिनियन नहीं देता कि ये फैक्ट है। वहां पर ऑडिटर हमेशा ओपिनियन इस चीज के ऊपर देता है कि जिस अजम्पशंस के ऊपर वो पर्सपेक्टिव बनी है वो अजम्पशंस रीजनेबल है, रीजनेबल नहीं है। जो अजम्पशंस के ऊपर बेस होते हैं, हिस्टोरिकल के ऊपर बेस नहीं होते हैं और फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेस होते हैं, और ऑडिटर एविडेंस रीजनेबिलिटी के लिए लेगा और एक्सप्रेस ओपिनियन वो बिल्कुल भी नहीं करके, वो चीज अभी हुई ही नहीं, वो कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। और लेवल ऑफ एश्योरेंस हमेशा मॉडरेट होता है। तो कल को अगर एग्जाम में पर्सपेक्टिव के ऊपर कोई भी शॉर्ट नोट आता है, कहीं भी आपके यूज होता है सेंटेंस में, तो ये चीज तो आपको लिख के आनी ही पड़ेगी जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। क्लियर है? फिर एग्जाम्पल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पर मुझे विश्वास देना होता है, ऐसे एश्योरेंस एंगेजमेंट कौन कौन से? वो जो आपको यहाँ पर 4 दी गई है। दीज आर द 4 टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। फर्स्ट इज ऑडिट, सेकंड इज रिव्यू, थर्ड इज पर्सपेक्टिव एंड फोर्थ इज इंटरनल कंट्रोल। फर्स्ट इज ऑडिट, सेकंड इज रिव्यू, थर्ड इज पर्सपेक्टिव एंड फोर्थ इज इंटरनल कंट्रोल। ऑडिट हमारी क्या होती है? ऑडिट हमारी होती है रीजनेबल एश्योरेंस, जहां पर रीजनेबल एश्योरेंस हमें लेनी होती है। रिव्यू हमारी कौन सी होती है? जहां पर लिमिटेड एश्योरेंस देनी होती है। थर्ड पर्सपेक्टिव, जहां पर हम अजम्पशंस के ऊपर एश्योरेंस देते हैं।
और कंट्रोल्स वाली जो सर्विसेज होती है वहां पर हम इस चीज के ऊपर एश्योरेंस देते हैं कि जो कंट्रोल्स लगाए गए हैं वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है या नहीं, मतलब सही से वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, समझे। फिर आता है हमारा एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। ये समझिए क्या होता है एक बार देखो। बेसिकली जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है आपका ये। पहला होता है हमारा एंगेजमेंट स्टैंडर्ड और दूसरा हमारा क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड। ओके, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? जो ये परस्यू करते हैं कि भाई आप कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करो, आप कोई भी सर्विसेज दो, क्वालिटी तो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्वालिटी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं SQC1। और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कौन से होते हैं? जो पार्टिकुलर अलग अलग एंगेजमेंट पर लगते हैं, मतलब रिव्यू पर अलग लगेगा, पर्सपेक्टिव पर अलग लगेगा, ऑडिट पर अलग लगेगा, कंट्रोल्स पर अलग लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और इन सबके ऊपर जो अप्लाई होता है वो हमारा होता है SQC1। ओके, मतलब जितने भी ऐसे होते हैं, जितने भी ऐसे हमने पढ़ाए आपको अभी, वो सारे किसके ऊपर प्रीमाइस है? वो सारे SQC1 के ऊपर। क्योंकि SQC1 इंश्योर करता है कि कोई भी आप ऐसे पूरा कर लो, आपको क्वालिटी तो मेंटेन करके ही चलनी पड़ेगी। ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। फर्स्ट इज SRE, SAE, SRS एंड SQC1। अब एक बार रीड करेंगे क्या होता है SRE, क्या होता है। ऐसे आपको पता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो ऑडिट करने में काम आते हैं, ये बताने की मुझे नीड नहीं है। SRE क्या होता है? जैसे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जहां पर मुझे रिव्यू करनी होती है। अगर मैं रिव्यू पूरे के पूरे साल के हिस्टोरिकल की रिव्यू करूंगा तो 2400 SRS फॉलो करूंगा, SRE फॉलो करूंगा मैं। बट अगर मुझे किसी एक साल के कम पीरियड की मुझे रिव्यू करनी है तो SRE 2410। याद रखना है चीज, बस इतना है। चाहे कि इसने पहले कोई क्लास रेगुलर की ली हो चाहे नहीं ली हो, और ये भी आप पूरा कर लोगे ना तो चैप्टर 1 से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका रहेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं आपकी लेता हूं। उसके बाद देखिए जो आता है वो है हमारा SAE का जो फुल फॉर्म है वो क्या बनता है हमारा? दैट इज स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस दो तरह के भी होते हैं, 3400, 3420। 3400 अप्लाई वहां पर होता है जहां पर जो एक प्रैक्टिशनर होता है वो प्रोस्पेक्टिव एफएस के ऊपर अपना अजम्पशंस के ऊपर अपना कंक्लूजन प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं 3400। 3420 कहां पर? रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोर्मा एफएस। प्रोफोर्मा एफएस क्या होता है? एक आर्टिफिशियल एफएस जो बनती है, मतलब मान लो अगर मिड ऑफ द ईयर में अगर कोई मर्जर होता है तो हम उसका इफेक्ट एक बार ईयर एंड पे करके दिखाते हैं कि अगर वो मर्जर ईयर एंड पे होता तो उसका इफेक्ट कैसा होता, उसकी हम बोलते हैं परफॉर्मा एफएस की कंपाइलेशन। मतलब अगर किसी भी सीए को परफॉर्मा एफएस बनाने के लिए बुलाया जाता है तो वहां पर वो अप्लाई करते हैं 3420। देन एसआरएस, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। 4400 कहां पर अप्लाई होता है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या होता है? मान लो यहाँ पर एक बैंक है और यहाँ पर लेट से एक्स है। अब एक्स को बैंक से लोन लेना है डेटर्स के ऊपर, बट बैंक की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप एक डेटर की स्टेटमेंट बनवा के लेके आइए किसी भी सीए से। ओके, जिसमें सीए ने उनके ऊपर डायरेक्ट कंफर्मेशन ले रखा हो सबसे कि हाँ इतना अमाउंट उन्हें देना है नहीं देना है, और दूसरा इनवॉइसेस भी वेरीफाई कर रखे हो। अब भागा भागा मेरे पास आया कि सर ये दो काम करके एक स्टेटमेंट बना के दे दो। अब मुझे सिर्फ दो ही काम करने जो बैंक ने बोला है और उसके ऊपर मुझे अपने फैक्चुअल स्टेटमेंट दे देने की सही है या गलत है। ओके, वहां पर उसी को हम बोलते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। जो एग्रीड हो रखे वही काम मुझे करना है। एंड देन कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये वाला कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा है और कंपाइलेशन ऑफ द कंसल्टेंसी। अगर कोई ऐसी सर्विस जो आपको बनाने में हेल्प करती है, ऐसी सर्विस कोई भी सीए परफॉर्म करता है तो वहां पर जाते हैं उसकी कंपाइलेशन एंगेजमेंट, वहां पर 4410 उसको फॉलो करना पड़ता है। और इसमें एमसीक्यू आ चुके हैं 1-2 नंबर का, जिसमें ये क्वेश्चन था कि अगर कोई भी सीए कंपाइलेशन सर्विसेज देता है तो क्या वो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करता है? ये क्वेश्चन मांगता आगे नहीं, वहां पर वो इश्यू करता है कंपाइलेशन रिपोर्ट। ओके, तो ये चीज याद रखना आप लोग। उसके बाद हमारा था SQC1, फादर ऑफ ऑल द एस्टे। मतलब कोई भी एंगेजमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके ऊपर SQC1 तो अप्लाई होगा ही होगा एनी हाउ। ओके, क्योंकि पेरेंट ऐसे होता है बेसिकली है ना। तो ये देखना SQC1 का ये फोकस रहता है कि जो फर्म्स हैं उन्होंने अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। अब स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? एक बेंचमार्क सेट हो जाए कि हमें करना क्या है, क्वालिटी एनहेंस हो जाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए। जैसे मान लो अगर स्टैंडर्ड्स ना होते तो एक्स अपने अकॉर्डिंग ऑडिट करता, वाई अपने अकॉर्डिंग ऑडिट करता, जेड अपने अकॉर्डिंग ऑडिट करता, ए अपने अकॉर्डिंग ऑडिट करता। तो स्टैंडर्ड्स लगा दे कि यूनिफॉर्मिटी आ गई कि इसके अकॉर्डिंग आपको ऑडिट करना है, और नॉलेज स्किल एनहेंस करने के लिए और ऑडिट क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए।
तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अपने इसमें वो है, एक तो हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन और एक हमारा है स्कोप, और लास्ट ईयर में जो स्टैंडर्ड्स हैं इनके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन चुका है। तो इसमें से कुछ भी मत छोड़ना, ये मैंने शॉर्ट और कंसाइज करके दिया हुआ है, 100% कवरेज इसमें स्टडी मटेरियल के, कुछ भी इसमें ओमिटेड नहीं है। ओके, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन रीच मी आउट टू द टेलीग्राम ऑल्सो एंड व्हाट्सएप ऑल्सो, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको ऊपर दिया हुआ है 8578955759। और अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हो तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 2 के साथ।